हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल सोनी और आपका पॉजिटिव वाइब कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये पार्ट 1 वीडियो है और इस पार्ट 1 वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ मिनिमम टॉपिक्स की हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो सकें और आपके पास इस टॉपिक से लेके किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो टॉपिक फर्स्ट हमारे पास क्या है? मीनिंग्स। हम लोग डिमांड के मीनिंग्स पढ़ेंगे। सेकंड है इंडिविजुअल डिमांड, थर्ड है मार्केट डिमांड, फोर्थ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, 5 हमारे पास है डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड ग्राफ। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसे हम मिनिमम क्वालिटी और मिनिमम क्वालिटी क्वांटिटी के साथ हम इसे कंप्लीट कर सकें। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर हमारा जो है क्लास 11th क्लास 12th दोनों में आता है। 11th में ये CBSE का टॉपिक है और 12th में ये ICSE का टॉपिक है। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर सबसे पहला टर्म हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहला जो कंटेंट आता है उसे हम लोग रीड करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन है डिमांड रेफर टू द quantities of a commodity that the consumer are willing to buy at each possible price during a given period of time. Other things being इक्वल। तो बेसिकली डिमांड के हम लोग डेफिनेशंस पे जाते हैं। तो डिमांड क्या कह रहा है? डिमांड कह रहा है कि डिमांड रिफर द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, एक क्वांटिटी कमोडिटी की जो कि कंज्यूमर अपनी विलिंगनेस के हिसाब से बाय करता है। विलिंगनेस मतलब अपनी इनकम के हिसाब से वो बाय करता है, पॉसिबल प्राइस में, गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में, और अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर थिंग बीइंग इक्वल होती हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो डिमांड में 3 थिंग्स हमारे पास सबसे पहले आती हैं डिमांड की कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट होती है डिज़ायर, सेकंड होती है वांट और थर्ड होती है डिमांड। तो कैटेगरी में समझे तो हम लोग इसे डिमांड की थ्योरी समझ सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डिमांड की थ्योरी। तो थ्योरी के अंदर हमारे पास डिज़ायर क्या है? तो डिज़ायर हमारा क्या है? डिज़ायर हमारा है विशफुल थिंग, जो हर ह्यूमन की एक रिक्वायर्ड थिंग्स होती है। फिर आती है वांट। वांट को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं रिक्वायर्ड थिंग्स की जिसकी ज़रूरत है हमें। डिमांड वो चीज़ जिसे कंज्यूमर बाय कर सकता है अपने गिवन इनकम में। ठीक, तो 3 थिंग्स हमें मिल गई, डिज़ायर, वांट और डिमांड। डिज़ायर हमारी विशफुल थिंग हो गई, वांट हमारी रिक्वायर्ड थिंग हो गई, ठीक है, जिसे हम शायद पे कर सकते हैं, बट डिज़ायर को हम लोग पे नहीं कर सकते, हर डिज़ायर को हम पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। और डिमांड हमारी वो चीज़ें हैं जिसे हम बाय करेंगे अपने इनकम के हिसाब से, जो हमारे इनकम के अंदर हम परचेज़ कर सकेंगे, वो चीज़ हमारी क्या है? डिमांड हो गई। ओके, तो अगर डिज़ायर का हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो एक एग्ज़ाम्पल की हम बात करते हैं। डिज़ायर के अंदर एक
मिडिल क्लास पर्सन की जो डिज़ायर है वो है कार। वो कार परचेज़ करना चाहता है। वांट क्या है? वो थिंग्स जो उसके बजट में है बट अभी वो पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि हर एक इंसान के पास कोई ना कोई वांट होगी, क्योंकि वांट हमारी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। और डिमांड क्या होगी? इफ़ कंज्यूमर रिक्वायर्ड टू परचेज अ कार, तो ये हमारी क्या हो गई? डिमांड हो गई। ठीक, तो 3 कैटेगरीज हम लोग यहाँ पे रीड कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एलिमेंट ऑफ डिमांड। तो एलिमेंट ऑफ डिमांड हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट है डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, जो मैंने आपको यहाँ समझाया डिज़ायर, वही डिज़ायर की बात यहाँ पे भी कर रहा है। फिर आता है सफिशिएंट मीन टू बाय। सफिशिएंट मीन्स टू बाय इट। सफिशिएंट मीन टू बाय का मतलब है रिक्वायर्ड थिंग वांट, जो कि यहाँ आती है। थर्ड कहता है विलिंगनेस टू स्पेंड दोज मीन्स। आपकी कैपेबिलिटी है, विलिंगनेस है, आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो आप खर्च करना चाहते हैं। और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू particular price, time and place। अब क्या कह रहा है देखो, क्वांटिटी डिमांड इन रिलेशन टू पार्टिकुलर प्राइस, टाइम एंड प्लेस। तो डिमांड का हमेशा एक प्राइस भी होता है, एक टाइम भी होता है और एक प्लेस भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डिमांड के बारे में ये सारी चीज़ों को ध्यान देके पढ़ते हैं अभी। अब हम लोग आते हैं डिमांड फंक्शंस पे। डिमांड फंक्शंस, बेसिकली डिमांड को 2 टाइप्स की कैटेगरीज में बांटा गया है। डिमांड फंक्शंस को एक को कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और दूसरे को हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की है। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम एटसेट्रा। मार्केट डिमांड होल कंज्यूमर की है, मतलब मार्केट में जितने भी हमारे पास कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं उन सब के डिमांड हमारे पास मार्केट डिमांड है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या था? हमारे पास पॉइंट था डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन 2 कैटेगरीज में बटा है। ठीक है, 2 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल कंज्यूमर से बनी होती है, मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ राम श्याम है, यहाँ पे मार्केट कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। इंडिविजुअल डिमांड हमारी जो होती है, उस इंडिविजुअल डिमांड में उस इंडिविजुअल डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसे हम लोग फैक्टर्स भी कहते हैं। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड के 2 कंडीशंस हमारे पास और हैं।
जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। फर्स्ट है स्केड्यूल और सेकंड है ग्राफ। स्केड्यूल में हम रच करते हैं प्राइस एक्स एंड क्वांटिटी एक्स। देखिए स्केड्यूल बहुत बड़ा नहीं बनाना है। स्केड्यूल जो डिमांड का आप बनाएंगे वो मिनिमम 2 यूनिट क्वांटिटी का होना चाहिए। 2 यूनिट क्वांटिटी से अबव नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाएगा कि स्केड्यूल हमारा 2 यूनिट क्वांटिटी से अबव नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइस 10, 20, क्वांटिटी 100, 50। अगर एक टर्म हम पढ़ें तो प्राइस एंड डिमांड हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मींस प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। ये 2 टर्म्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जब प्राइस इंक्रीज होता है तो अपने डिमांड को वो डिक्रीज कर देता है। दूसरे केस में जब प्राइस डिक्रीज होता है तो अपने डिमांड को वो इंक्रीज कर देता है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और आपके डेली रूटीन लाइफ में भी आप देखते हैं। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमारा डिमांड का जो स्लोप है वो हमारा है डाउनवर्ड। डायग्राम ऐसे बनेगा, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। ये वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, इसे हम लोग डिमांड कहते हैं, ठीक है। ये पी हो गया, P1 पी कर दीजिए, इसे कह दीजिए Q1 कह दीजिए। यहाँ पे रिलेशंस क्या सेट हो रहा है, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज नेचर आ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कौन सी डिमांड है, वो डिमांड जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की है। बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग कहते हैं, किसकी डिमांड कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, जैसे आपकी फैमिली हो गई, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई जो भी डिमांड हो गई वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट डिमांड हम लोग की थी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड हमारी किसकी है, मार्केट डिमांड हमारी है होल कंज्यूमर की। होल कंज्यूमर मतलब मार्केट में जितने भी हमारे पास कंज्यूमर हैं, जिस भी प्रोडक्ट और कमोडिटी को परचेज करने के लिए, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, होल हो गए, ठीक है। तो मार्केट डिमांड के भी 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट है स्केड्यूल और सेकंड है ग्राफ। तो स्केड्यूल के अंदर सेम वही स्केड्यूल है, प्राइस एक्स, क्वांटिटी एक्स ए, क्वांटिटी एक्स बी, मार्केट डिमांड। यहाँ पे भी स्केड्यूल बहुत बड़ा नहीं बनाना आपको, यहाँ पे भी एक मिनिमम पॉइंट आपको बनाना है, बहुत हाई क्वांटिटी नहीं बनानी है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 यूनिट का बनाया था और यहाँ पे हम 3 यूनिट बनाएंगे, इससे अबव नहीं जाएंगे। तो 2 यूनिट का 3 यूनिट में हम लोग देखते हैं 10, 20, 30। प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, तो ये हो गया 5, 4, 3। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 5, 4, 3, 6, 5, 4 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। 5, 6, 11, 4, 5, 9, 3, 4, 7। ये डिमांड कौन सी हो गई, हमारी मार्केट डिमांड हो गई। ये डिमांड ए की डिमांड हो गई, ये बी की डिमांड हो गई, इन दोनों को ऐड किया तो मार्केट डिमांड हो गई। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो सेम टर्म है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। हमेशा ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से छोटी होगी, मतलब मार्केट डिमांड में एक्स एक्सिस ग्रेटर होती है। तो अगर हम लोग लेबलिंग करना चाहें तो लेबलिंग करके देख लेते हैं। 10, 20, 30। क्वांटिटी हमारी हाईएस्ट 11 है, इसलिए हम लोग लेबलिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसे ले लेते हैं 10
और इसे ले लेते हैं 11 और ये है x। ठीक, अब हम लोग लेबलिंग पे आते हैं। लेबलिंग क्या कह रहा है देखिए, प्राइस 10 क्वांटिटी 5 किसकी, एक की। प्राइस 10 क्वांटिटी 5 एक की। प्राइस 20 क्वांटिटी कितनी हो गई 4। प्राइस 20 क्वांटिटी कितनी हो गई 4। प्राइस 30 क्वांटिटी कितनी हो गई 3। प्राइस 30 क्वांटिटी कितनी हो गई 3। इस लाइन को ऐड कर दीजिए। सेकंड आते हैं बी की डिमांड। ये डिमांड है किसकी, ए की। अब आते हैं सेकंड की। प्राइस 10 क्वांटिटी कितनी 6। प्राइस 20 क्वांटिटी कितनी 5। प्राइस 30 क्वांटिटी कितनी, प्राइस 30 है ना, क्वांटिटी कितनी 4। ये हो गई डिमांड बी की। मार्केट डिमांड इनका समेशन सम है, तो प्राइस 10 है, क्वांटिटी कितनी हो गई 11। प्राइस 10 क्वांटिटी 11। प्राइस 20 क्वांटिटी 9। प्राइस 30 क्वांटिटी 7। ये हो गई मार्केट डिमांड। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग स्टीपर कहते हैं और मार्केट डिमांड को हम लोग फ्लैटर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये डिमांड इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी फ्लैट है, ये थोड़ी स्ट्रेट है, इसलिए ये कौन सी हो गई स्टीपर और ये कौन सी हो गई फ्लैटर हो गई। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पॉइंट में है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग मैक्सिमम टाइम अलग अलग बुक में फैक्टर्स भी कहा जाता है। फैक्टर्स का मतलब है डिमांड किससे चेंज होगी। ठीक है, तो बेसिकली होने तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं, बट उसमें से हमें बेसिकली जो फैक्टर्स पढ़ने हैं वो मिनिमम फैक्टर्स पे ही काम करेंगे। तो पहला फैक्टर हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड का हम लोग देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड में हमारे पास जो फैक्टर है, पहला फैक्टर है PX। PX मतलब है प्राइस ऑफ X कमोडिटी। फिर आता है PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर आता है Y होता है इनकम। फिर आता है TNP होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर आता है E है एक्सपेक्टेशन प्राइस चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 5 फैक्टर्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5 फैक्टर्स में ही हमारे पास डिमांड क्रिएट हो जाती है। मैक्सिमम बुक में किसी में 11 फैक्टर है, किसी में 8 फैक्टर है, बट अगर ये 5 फैक्टर्स को आप लोग प्रॉपर देख लेते हैं तो बाकी फैक्टर्स के बेसिस पे आपको नेचर ईजी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं मार्केट पे। मार्केट डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो मार्केट डिमांड के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट मार्केट डिमांड में भी आते हैं। PX, PR, Y, TNP और E। ये 5 फैक्टर हमारे पूरे आते हैं मार्केट डिमांड में भी। ओके, तो ये पूरे 5 फैक्टर्स हैं। ये वही 5 फैक्टर्स हैं जो ये यहाँ रिटर्न है। ये जो सारे रिटर्न फैक्टर हैं यही 5 फैक्टर हैं सारे, बट इसमें एडिशनल फैक्टर जुड़ जाते हैं YDNS। YD होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। N है नंबर ऑफ कंज्यूमर या बायर्स भी होता है किसी केस में। S है सीजन एंड क्लाइमेट। तो ये टोटल कितने फैक्टर हो गए, यहाँ 8 फैक्टर हैं टोटल मार्केट डिमांड में, यहाँ 5 फैक्टर है। इन फैक्टर्स में से ही कोई एक फैक्टर होता है जिसके बेसिस के ऊपर आपकी जो डिमांड जो है वो चेंज होती है।
ठीक है। और अदर थिंग बीइंग इक्वल का जो हम वर्ड पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने पढ़ा था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसे हम लोगों ने सेट्रिस पेरिबस भी पढ़ा। उसका मतलब है वन फैक्टर चेंज एंड अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो अगर आपकी डिमांड चेंज होती है तो उस डिमांड के चेंज होने में कोई एक फैक्टर ही उसके पीछे होता है, बाकी सारे के सारे फैक्टर हमारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अदर थिंग बीइंग इक्वल, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स को हमें डिफाइन करना है। तो डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट में पहला डिटर्मिनेंट था हमारा पी एक्स। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी का मतलब है जो गुड्स आप परचेज करने चाह रहे हैं उसका प्राइस। सेकंड है पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स की 2 कैटेगरी बनाई गई है। ए, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सेकंड कैटेगरी हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी, सेकंड है कोक एंड पेप्सी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास है एग्जाम्पल में कार एंड पेट्रोल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास है कार एंड पेट्रोल। सेकंड ऑप्शन है ब्रेड एंड बटर। ठीक, थर्ड आते हैं हम लोग डिटरमिनेंट वाई। वाई बेसिकली कंज्यूमर की इनकम है। किसकी इनकम? कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की वो इनकम जिसमें कंज्यूमर गुड्स और सर्विस को परचेज करना चाहता है। फोर्थ आता है टी एंड पी। टी एंड पी मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ई आता है नेक्स्ट। ई है एक्सपेक्टेशन, प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर ई की कैटेगरी में हम बता रहे हैं, अगर कंज्यूमर को लगता है कि जो गुड्स वो अभी ख़रीद रहा है अगर उसकी प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएगी तो वो उस समय वो कम परचेज़ करेगा। बट अगर उसे ये लगेगा कि अगर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे ज़्यादा परचेज़ करेगा। तो ये हमारे पास हो गए डिटर्मिनेंट्स। किसके? ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट हमारे किसके हैं? इंडिविजुअल के हैं। ठीक है, मार्केट के डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था वाई डी। ये मार्केट डिटर्मिनेंट यहाँ से चालू हो जाएंगे, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स हैं जिनकी इनकम अलग अलग है उनकी कैटेगरीज की बात हो रही है, जिसमें हमारे पास 3 कैटेगरी सोसाइटी में अवेलेबल है। फर्स्ट है रिच, सेकंड है मिडिल और थर्ड है पुअर। ठीक है, तो रिच पीपल के हिसाब से रिच क्वालिटी गुड्स मिलते हैं, मिडिल पीपल के हिसाब से मिडिल क्वालिटी वाले गुड्स मिलते हैं, पुअर के हिसाब से पुअर क्वालिटी वाले गुड्स मिलते हैं। फिर 7th आता है वाई डी एन। एन मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जब कोई गुड्स मार्केट में अवेलेबल होता है, जब प्रोड्यूसर कोई गुड्स बनाता है तो इन 3 कैटेगरी को देख करके बनाता है। इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से ही गुड्स के क्रिएशंस होते हैं। लास्ट वाई डी एन एस। एस आता है सीज़न एंड क्लाइमेट। तो जो मार्केट में जो गुड्स बिकता है वो सीज़न एंड क्लाइमेट के बेसिस से बिकता है। अगर मान लो विंटर का सीज़न है और ठंड बहुत तेज़ पड़ जाए तो मार्केट में वुलन क्लॉथ की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर ठंड कम रहे तो वुलन क्लॉथ की डिमांड कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
हम लोग की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से होते हैं, इसे हम लोग इनकम बेस्ड गुड्स भी कहते हैं। इन्फीरियर गुड्स हमारे जो होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं, इसे स्टैंडर्ड भी और कंजम्पशन कह सकते हैं हम लोग। कैटेगरीज बहुत इजी है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको। नॉर्मल गुड का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर रिच मिडिल पुअर, इसमें से हम अगर मान लो मिडिल और पुअर सेक्शन लेते हैं तो मिडिल के लिए जो गुड्स उसका रेगुलर कंजम्पशन गुड्स है, जो गुड्स उसका रेगुलर कंजम्पशन गुड्स है, ठीक है, यही रेगुलर कंजम्पशन गुड्स पुअर के लिए सुपीरियर गुड्स है, क्योंकि उसकी इनकम लेस है। पुअर की इनकम क्या होगी, लेस होगी ना, उसके लिए वो क्या है, सुपीरियर गुड्स है। बट यही रेगुलर गुड्स किसी रिच पीपल के लिए इन्फीरियर गुड है। तो एक ही कैटेगरी में हमारे पास एक गुड्स ही, कभी रेगुलर कंजम्पशन गुड्स हमारे पास नॉर्मल गुड्स होता है, कभी सुपीरियर गुड्स होता है और कभी वो इन्फीरियर होता है। इन तीनों की कैटेगरी अगर हम लोग डिफाइन करें तो इन तीनों की कैटेगरी किससे डिफाइन होती है, इनकम से डिफाइन होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये गुड्स कैसा हो गया, नॉर्मल गुड हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया, सुपीरियर गुड हो गया, ठीक है। आपको टॉपिक क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमारी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, डेफिनेशन कहती है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट the amount demanded by goods of a good rise with a fall in price and fall with a rise in प्राइस। अभी जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था ना, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, रिलेशन कैसा था, इनवर्स था। इसी कैटेगरी की बात हो रही है। ये कैटेगरी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ डिमांड इसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन और है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कॉजेस। कॉजेस ऑफ द डिमांड स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड का जो डायग्राम है, इस डायग्राम की बात हो रही है, ये डिमांड का डायग्राम डाउनवर्ड क्यों है, इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, ठीक है। तो उस रीज़न की बात करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न हमारे पास है लॉ ऑफ DMU। DMU का मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ DMU, ठीक है। तो लॉ ऑफ DMU क्या है, जैसे ही कंज्यूमर
किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है तो उस कंजम्पशन के बेसिस पे हमारे पास DMU ऑपरेट होता है। हर सक्सेसिव यूनिट उसके कंजम्पशन के सेटिस्फैक्शन लेवल को कम कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ DMU। और अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं किसी हंगर पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। हंगर पर्सन फर्स्ट चपाती खाता है, सेकंड चपाती खाता है, थर्ड खाता है, फोर्थ खाता है, फिफ्थ खाता है, सिक्स्थ खाता है, और उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन गेन करता है। ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन गेन करता है। 5 चपाती खाने के बाद वो सेटिस्फैक्शन गेन करता है। तो जो फर्स्ट चपाती में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में नहीं मिलता, वो हमेशा लेस हो जाता है। और लेस होने से एक पॉइंट आता है जो जहाँ पे उसका सर्टेनिटी पॉइंट क्या होता है, मिलता है, तो वहाँ पे उसका जो है भूख मिट चुकी होती है, तो वहाँ पे उसे 0 लेवल कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ DMU। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारे पास कहता है चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे। चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, इट्स कंजम्पशन स्प्रेड मोर, इट्स कंजम्पशन स्प्रेड मोर। मीन्स कंजम्पशन को हम लोग यहाँ पे डिमांड भी लिख सकते हैं, डिमांड मोर। तो जब प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मोर एंड मोर कंज्यूमर, मोर एंड मोर कंज्यूमर वांट टू बाय गुड्स। होता है ना मार्केट में कि जैसे प्राइस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे तो हमारे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो टॉपिक क्या कह रहा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ कंज्यूमर expand its demand rise, similar when the price rise quantity get out to reach some consumer, hence the demand fall। तो अगर मान लीजिए प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे इस केस के अंदर मोर कंज्यूमर अट्रैक्ट हो रहे थे, मोर कंज्यूमर हो रहे थे। बट जब प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, लेस कंज्यूमर होंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होते ही बहुत सारे जो हमारे कंज्यूमर हैं सोसाइटी के, उनके पॉकेट में ये गुड्स की लेवल की इनकम नहीं हो पाएगी, मतलब वो इनसफिशेंट होगी, उसे वो परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर लेस हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ कंज्यूमर लेस हो जाएंगे तो डिमांड भी क्या होगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के टर्म में कह रहा है अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी change in the price of commodity affects, change in the price of commodity affects the consumer's real income। देखो एक नया वर्ड आ गया है, रियल इनकम, इनकम इफेक्ट में। तो बेसिकली कंज्यूमर की इनकम को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक इनकम हमारी रियल है और दूसरी होती है नॉमिनल। रियल इनकम वो इनकम होती है जो कंज्यूमर अपने सैलरी से अपने हाउस एक्सपेंस के लिए, या इसे हम लोग कहते हैं मंथली एक्सपेंस के लिए निकालता है, वो हमारी रियल इनकम होती है। तो सपोज करिए अगर प्राइस की बात कर रहे थे, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाता, तो इस नेचर को फिर हम यहाँ लेके आते हैं, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाता तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती, हम ज़्यादा गुड्स खरीदते। बट अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता तो उसी जगह हमारी रियल इनकम लेस हो जाती।
है ना। तो ये हमारा इनकम इफेक्ट होगा। तो जब रियल इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर ज़्यादा अर्न करेगा, जब रियल इनकम कम होगी तो कंज्यूमर कम अर्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट गुड की बात की थी ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑल्सो द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउन लेफ्ट टू राइट। तो जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा तो डिमांड कर्व कैसी होगी, डिमांड कर्व होगी लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, इसे डाउनवर्ड कहते हैं हम लोग, है ना। रीज़न क्या है इसके पीछे, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, तो कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिमेन कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूशन तो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने टी और कॉफ़ी का नाम लिया। तो अगर मान लो टी की बात करते हैं, टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। एक गुड्स के प्राइस के वजह से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी पे असर पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक मैं आपको दूंगा। अभी नेक्स्ट हम लोग की जो वीडियो बनेगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो की क्वांटिटी कुछ लंबी हो चुकी है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आप डिमांड ही पढ़ेंगे, डिमांड की रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, जो मैं आपको अपनी प्राइवेट वीडियो के थ्रू उसे पब्लिक करके देता रहूँगा। और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इससे रिलेटेड टॉपिक की कोई प्रॉब्लम्स ना हो और वो क्वालिटी कंटेंट अच्छे से पढ़ सके। मैं कोशिश करूँगा कि इन नोट्स की भी फ़ोटो खींच करके और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूँ, जिससे कि आप इसे ईज़ी डाउनलोड कर सकें, जिससे आपके पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है तब भी आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। हमारी पार्ट 1 वीडियो यहीं फिनिश होती है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बचे हुए हम डिमांड के सारे टॉपिक्स आपको और समझाएंगे। मैं राहुल सोनी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको हमारा ये चैनल, ये टॉपिक पसंद आया हो तो रेगुलर अपडेट के लिए आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोशिश करिए कि जिन बच्चों के पास किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो, वो इस वीडियो को देख करके अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, जिससे उन्हें बेहतर से बेहतर क्वालिटी मिल सके। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।